दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 19 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में दिल्ली में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है? क्या ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला मैदान है, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है या प्रगति मैदान है? सही उत्तर है दोस्तों, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर में जो है यह फैसिलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और कुछ जानकारी देखें तो क्या है कि दिल्ली सरकार जो है राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का कार्य कर रही है। और यह जो सेंटर है ये 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर जो है इतना बड़ा है। अब क्या है, इसमें 10,000 बेड का जो है सुविधा दी जाएगी और यह जो है राजधानी क्षेत्र में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एट रैंडम जो है दिल्ली क्षेत्र में 44,688 मामलों के साथ वृद्धि हुई है। और टेस्टिंग के लिए भी जो है अभी दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है, जिसे कि हाल ही में ICMR ने जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी मंजूरी दी थी। तो इस तरह से हुआ क्या है कि परीक्षण ज़्यादा हो रहा है तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और अस्पताल में बेड की कमी हो जा रही है। इस कारण से दिल्ली सरकार ने जो है यह बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत ही अहम कदम कहा जाएगा। आपको एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा, ये है इस तरह का फैसिलेशन सेंटर बन जाएगा यह, जो कि राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर में बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में IM विजयन की सिफारिश पद्मश्री के लिए की गई है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? अभी इन्हें पद्मश्री के लिए जो है सिफारिश की गई है इनको, तो वो उनका संबंध किससे है? क्या ये क्रिकेट से हैं, फुटबॉल से हैं, हॉकी से हैं या टेबल टेनिस से हैं? बता दें इनका संबंध फुटबॉल से है। अब इनके बारे में कुछ जान ले तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्या कहा है, हाल ही में भारत के चौथे बड़े नागरिक पुरस्कार, मतलब ये चौथा है तो बाकी 3 के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। जो चौथे बड़े नागरिक पुरस्कार हैं कौन सा? पद्मश्री है। उसके लिए पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन के नाम की सिफारिश की है। अब जो है ये विजयन जो है 79 से अधिक मैचों में 40 गोल इन्होंने किया हुआ है। 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ 1993, 97 और 99 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। तो अब ये जो चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है, तो बाकी 3 सम्मान कौन है? तो बाकी ये चारों सम्मान जो हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद ये पद्म श्री का नंबर आता है। आपको बता दें इन सब में कॉमन ये है कि इन चारों पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। बस थोड़ा सा नॉमिनल फैक्ट मैंने कवर किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस पर एक वीडियो बना करके काफ़ी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, मौका मिलते ही वो वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? क्या ये 16 जून को, 17 जून को, 18 जून को या 19 जून को? सही उत्तर है दोस्तों 18 जून को जो है ये ऑटिस्टिक डे मनाया जाता है। अब ऑटिस्टिक डे के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रतिवर्ष जो है इसे 18 जून को मनाया जाता है। किसके लिए? इसके द्वारा यह कहा गया है कि जो ऑटिज़म है वो एक रोग नहीं है, बस एक डिफरेंशिएशन है, मतलब भिन्नता है के रूप में उसको स्वीकारना है, ना कि ऑटिज़म एक रोग, उसको डिजीज़ के तौर पर देखना है। अब ये ऑटिज़म होता क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर टाइप से कह सकते हैं इसको। ऑटिज़म अथवा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मतलब कि ये एक डिसऑर्डर है किसके लिए? विकासात्मक विकार में। मतलब कि जो बच्चों का जो एक्सपोनेंटल ग्रोथ होता है, जैसे धीरे धीरे उनका मानसिक, शारीरिक सब चीज़ का विकास होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर आ जाता है, मतलब कमी आ जाती है। और उसके लिए जो है ये ऑटिज़म बीमारी उसको नाम दिया गया है। लेकिन इसे यह कहा गया है कि ऑटिज़म को एक रोग नहीं बल्कि एक विविधता या भिन्नता के रूप में स्वीकारें।
इसमें ये क्या है, शुरुआती दिनों में ही इसका पता चल जाता है माता पिता को। और इसमें होता क्या है कि बच्चे जो हैं संचार में उनको और उनकी सोशल बिहेवियर में जो है दिक्कत आती है। वे अक्सर एक ही काम को जो है बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। और ये जो थीम था ऑटिस्टिक डे का, वो था रिस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ पीपल विथ ऑटिज़म। मतलब जो ऑटिज़म से शिकार हैं ऑटिज़म के, उनको रेस्पेक्टिव उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा। अब 19 जून है, तो 19 जून को भी जो महत्वपूर्ण दिन है उसे हम यही कवर करते हैं। सबसे पहला है 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ये सिकल सेल रोग पीड़ितों के लिए जो है उनके लिए जागरूकता के लिए 2008 से मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विश्व सौंदर्य दिवस भी 19 जून को ही मनाया जाता है। इसमें क्या है कि सौंदर्य से आपको परिचित कराने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए जो है इसमें कहा जाता है। तो ये दो और महत्वपूर्ण दिन थे जो 19 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कहाँ पर एक नई मछली की प्रजाति खोजी गई है जिसे सीजोथोरैक्स सेकुसी रूमेंसिस कहा गया है। अब ये इतना टिपिकल सा नाम इसका क्यों रखा गया है, ये आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है? सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में अभी इस मछली का जो है खोज किया गया है। आइए देखते हैं ये जो मछली है इसमें क्या कहा गया है। मछली का नाम जो है इस इतना टेढ़ा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि मछली जिस नदी में मिलती है उसका नाम लमसम उससे मिलता जुलता रखना चाहिए। तो ये मछली जो है सीरम और सीकू नदी में पाई गई है। तो आप यहाँ देखेंगे दूसरा नाम जो है सीकू सीरोमेंसिस, इसमें दोनों नाम जो है इस नदियों के नाम जुड़ रहे हैं, सीरम और सीकू, तो इसलिए ये नाम रखा गया है। बाकी अब ये सीजोथेरैक्स जो है ये एक मछली की प्रजाति है जो पश्चिमी और दक्षिणी चीन, सेंट्रा और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से झीलों, नदियों की उच्च भूमि में पाए जाते हैं और इसकी 65 से अधिक प्रजातियां हैं। इस जीन की जो है 65 से अधिक प्रजातियों को मान्यता दी गई है। तो सीजोथेरैक्स तो पहले से इसका नाम था जो ये इस एरिया में पाया जाता है, लेकिन अब इसे पाया गया कहाँ, अरुणाचल के सीकू सीरम और सीकू नदी में पाया गया, इसलिए इसको सीकू सीरूमेंसिस भी कहा गया है, उसके साथ जुड़ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दो प्रकार की मछलियाँ होती हैं, एक तो ताज़े पानी में पाई जाने वाली मछली होती है और एक खारे पानी में। तो सिंपल इतना है कि मीठे पानी में जो मछली मिलती है और जो अपना मीठे पानी में जीवन व्यतीत करती हैं तो वो ताज़े पानी की झील हो गई, मतलब ताज़े पानी की मछली उनको कहा जाता है। और ताज़े पानी की मछली जो है, जो मीठे पानी की मछली भी जिसे कहिए, वो ठंडे पानी गर्म पानी दोनों में पाई जाती है। लेकिन ये खारे पानी की जो मछली है इसे समुद्री मछली कहा जाता है और ये समुद्र के खारेपन में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें खारे पानी की मछली के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाल ही में किस घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। क्या ये स्पीति घाटी है, तीर्थन घाटी है, कांगड़ा घाटी है या गलवान घाटी है? सही उत्तर है दोस्तों गलवान घाटी में अभी भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। इसके अलावा भी आप ये सारी घाटियों का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये सारी जो है हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं। वहाँ पर जो है ये सारी जो है आपको स्पीति घाटी, तीर्थन घाटी, कांगड़ा घाटी, गलवान घाटी आसपास में है और ये लद्दाख के एरिया में जो है पाई जाती है। अब देखते हैं मामला क्या है। मामला यह है कि भारत और चीन की सेनाएं जो है वर्तमान में लद्दाख की गैलवान घाटी, पैंगसो झील, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध हुआ है उनके बीच। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। गतिरोध थोड़ा गंभीर हो गया है, वो डिबेट का मुद्दा है, उससे सवाल वहाँ से नहीं बनते हैं। उसमें जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसे हम लोगों ने सवाल के थ्रू डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम देखते हैं मैप में आकर के कि वो कौन कौन से जगह हैं। तो थोड़ा मैं आपको ये दिखाऊंगा सिंपल सा। सबसे पहले तो ये बड़े देखिए, इसमें फिजिकल मैप में आपको दिख रहा होगा यहाँ गलवान वैली है। ये जो गलवान वैली है इस पर ही यहीं पर झड़प हुई है। तो इस नक्शे को सबसे पहले हम लोग देखें जूम करके, तो यहाँ स्टैंड ऑफ दिखा रहा है। तो पहले हुआ क्या था कि ये
भारत का जो है यहाँ पैंगोंग जो है, पैंगसोंग झील जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये 4 फिंगर दिखा रहा है आपको, मतलब कि यहाँ 8 फिंगर जो ये आपको दिख रहे हैं, इस 8 फिंगर में से 4 फिंगर तक भारत का है और बाकी जो है इधर चाइना का अधिकृत है। ये पैंगोंग सो झील के बारे में। तो इसको यहाँ पर जो है पैंगोंग सो झील है, और इसके ठीक ऊपर ही यहाँ पर गलवान घाटी है जहाँ पर कि अभी मुठभेड़ हुआ है। और उससे ठीक ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी रोड। यहाँ पर भारत ने क्या किया है, एक सैन्य बेस का निर्माण कर लिया है। और इसके लिए जाने के लिए क्या किया है, पैंगोंग सो झील से होते हुए ऐसे करके एक LOC जो LAC का है उसके आसपास से एक रास्ता बनाया है। कैसे, तो आप देखेंगे ये है, इस पिक्चर में आप देखिए थोड़ा, तो ये LAC है और इस LAC में ही जो क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है गलवान वैली और लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये अक्साई चीन का एरिया है, यहाँ पर POK है और ये भारत का एरिया है। तो इससे होते हुए जो है यहीं से जो है ऐसे होते हुए दौलत बेग तक जो है यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर भारत ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना लिया है, सैन्य बेस, सैन्य अड्डा तैयार कर लिया है ताकि युद्ध के समय जो है उसका उपयोग किया जा सके। तो भारत को इसी की आपत्ति है क्योंकि भारत अपनी स्थिति को उस एरिया में मजबूत कर रहा है। तो ये था क्या, भारत और चीन के बीच जो है झड़प का मुद्दा गलवान घाटी का। आगे जो है छठा सवाल, देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कौन करेंगे या करेंगी? क्या ये निर्मला सीतारमण करेंगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान? सही उत्तर है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो है इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं इस गरीब कल्याण रोजगार में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। तो वापस आए जो श्रमिक हैं, कामगार श्रमिक या प्रवासी श्रमिक, गाँव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर को प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना जिसका कि नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान दिया है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। 20 जून को यह शुरू किया जाएगा। कहाँ? बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। बस कोविड-19 के कारण ये सारा चीज़ हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और जो इस अभियान का उद्घाटन है बिहार के खगड़िया ज़िले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए भी और सेंटर के एग्ज़ाम में भी यह पूछा जा सकता है कि इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ये लॉन्च किया गया है किया जाएगा बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि ये इसमें जो है लोगों को रोज़गार तो वहाँ दिया जाएगा, इसमें किन किन राज्यों में होगा ये तो बिहार से इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन प्रवासी श्रमिक तो और भी जगहों पर हैं। तो उसके लिए क्या है कि कोविड-19 की महामारी में जो है इसे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन ये 6 राज्यों के लिए है, यह मिशन जो है यह 6 राज्यों के लिए है, जिसमें से उद्घाटन बिहार में किया जाएगा। 116 ज़िले इसमें जो है 116 ज़िलों के गांव कहाँ से जुड़ेंगे, वो सार्वजनिक सेवा केंद्र के माध्यम से तथा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा प्रवासी सर्वे में निकला था उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद झारखंड का नंबर था, फिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। ये 6 राज्यों को इसमें चुना गया है। इसमें काम क्या होगा, इस 125 दिन में यह मिशन मोड में यह काम करेगा और जो है 50,000 करोड़ रुपए के फंड के तहत जो है प्रवासी श्रमिकों को जो है रोज़गार देने के लिए 25 कार्यों को तीव्र और केंद्रित होकर, मतलब 25 प्रकार का कार्य जो है उसे तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। अब इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए 12 जो है विभिन्न मंत्रालय जो हैं, मंत्रालय और विभाग वो इसमें मिले हुए हैं। कौन कौन है तो 12 के नाम यहाँ पर हैं। इसमें से ये सवाल पूछा जा सकता है, PCS और UPSC लेवल में यह सवाल पूछा जा सकता है कि उसमें से कुछ मंत्रालय के नाम दे देंगे और कुछ ऐसे दे देंगे जो कि उसमें शामिल नहीं है। तो एक बार इससे गो थ्रू हो लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, पंचायती राज, सड़क परिवहन, खान पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क, कृषि और दूरसंचार मंत्रालय जो है, ये 12 मंत्रालय और विभाग जो हैं इसको मिल करके इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोरोना के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। इसका आयोजन किस राज्य में होता है? बड़ी बृहत रूप में इसका आयोजन होता है। क्या ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? सही उत्तर है दोस्तों, उड़ीसा में जो है हर साल जगन्नाथ यात्रा करवाई जाती है। अब भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा निकलती है, आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। और इसी पर जो है एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आगामी 23 जून को यह रथ यात्रा होनी थी, इसे कोविड-19 के कारण जो है उसके सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि कहा गया कि हर साल इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं, भाग लेते हैं इस जगन्नाथ पुरी के यात्रा में। तो इस कारण से जो है वहाँ पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा होने के कारण क्या किया गया है, उसे निरस्त कर दिया गया है इस बार की जगन्नाथ यात्रा को। साथ ही साथ अभी बता दें एक फैक्ट और कि उड़ीसा में ही रज पर्व का जो है उद्घाटन किया गया है और रज पर्व भी मनाया गया है। तो उड़ीसा में रज पर्व का भी आयोजन किया गया है अभी। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। हाल ही में भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है, उसकी सदस्यता कब तक रहेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके डिस्कशन को भी आप ध्यान से सुनिएगा। डिस्कशन से सवाल भी इसके स्टैटिक पार्ट से पूछे जा सकते हैं। क्या 2021, 2022, 2023 या 2024 तक? तो इस भारत की ये अस्थायी सदस्यता 2 साल के लिए मिली है और ये 2022 तक भारत जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहेगा। साथ ही साथ बता दें कि भारत यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता लेने के लिए भी प्रयासरत है। अब देख लेते हैं हम लोग यूएनएससी के बारे में क्या होगा। भारत को 2 साल के लिए चुना गया है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। ये संयुक्त राष्ट्र में जो है 193 सदस्य हैं। अब जो 193 सदस्य में से भारत को 184 मत मिले, काफ़ी जो है बृहत मात्रा में मत लिया, बहुमत से जो है चुना गया है। इसमें ये कहा गया है कि भारत के साथ साथ और भी इसमें चुने गए हैं अस्थायी सदस्य। कौन? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी जो है क्या होगा, वो भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार था और उसकी जीत इसलिए भी तय थी क्योंकि वह इस क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था। 55 सदस्यों वाले एशिया प्रशांत समूह के सदस्यों ने पिछले साल जून में ही भारत की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी थी, इसलिए भारत इसमें जीत गया और भारत को अभी अस्थायी सदस्य बना दिया गया है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख ले यहाँ पर। भारत को क्या हुआ, 2 साल का कार्यकाल अगले जनवरी से शुरू होगा, जो कि जनवरी 2021 से शुरू होगा और जो है 2022 तक या दिसंबर तक रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत जो है 8वीं बार अभी जो है यह यूएनएससी का जो है अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति जो है उन्होंने कार्यभार संभाला है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने इसे कवर कर रखा है। तो टीएस त्रिमूर्ति ने ये कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला और वह इस बहुराष्ट्रीय संगठन में सुधार और उसे नई दिशा देने में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उन्हें वीटो पावर मिला हुआ है। कौन है? तो आप याद रखिए ARCBF करके याद रखिए, मतलब ARC बॉयफ्रेंड करके याद रखिए। तो A से अमेरिका, R से रसिया, C से चाइना, B से हो गया ब्रिटेन और F से फ्रांस। ये 5 जो हैं क्या है, अस्थाई सदस्य हैं। ट्रिक मैं एक बार आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ARCBF करके आप याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो और 10 अस्थाई सदस्य हैं, उनके पास क्या होता है, वीटो का पावर नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ। अब बता रहे हैं कि यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मतलब कि 5 और भी हैं। तो आपको बता दें कि एक तो सबसे पहले यूएन में होता है सेक्रेटरीट, सचिवालय जिसको कहते हैं। दूसरा है जनरल असेंबली, जिसे कि महासभा कहते हैं। तीसरा यही यूएनएससी या सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहिए। चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल UNESC इसको कहते हैं। और एक है फिर ट्रस्टीशिप, जिसको कि न्यास परिषद कहते हैं, ट्रस्टीशिप। और एक लास्ट जो है वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
इसमें बता दें कि पांचों का मुख्यालय अमेरिका में पड़ता है, लेकिन ICJ जो है इसका मुख्यालय द हेग में है, द हेग नीदरलैंड में। तो ये भी सवाल बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये UNSC जो है कुछ काम करती क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ जब सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्वयं ही बरकरार होगा। दूसरा काम यह क्या करती है? महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करता है, और चार्टर में किसी परिवर्तन की, अगर कोई UN चार्टर में परिवर्तन है उसकी मंजूरी देता है। यह शांति अभियानों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना भी इसका कार्य है। आपको बता दें कि UNSC के जो फैसला होता है यह बाध्यकारी होता है, मतलब सारे जो है इनको मानने के लिए बाध्य होते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र का बस एकमात्र ऐसा निकाय है जिसे कि बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार है। बाकी के जो 5 ऑर्गन हैं वो सब सलाहकारी है, उनका कोई बाइंडिंग नहीं है या बाउंड नहीं है कि उसको सदस्य देश माने ही, लेकिन UNSC का जो है इसे मानना बाध्य किया गया है। ये बाध्यकारी संकल्प है कि सभी लोग मानेंगे ही मानेंगे। तो हम लोगों ने पूरे डिटेल से UNSC को यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको यह पूरा डिटेल अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोविड-19 के खिलाफ कार्यस्थलों की तैयारी के आकलन के लिए एक नया उपकरण कोविड-19 वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसने विकसित किया है? अभी क्या है कि सब जगह पर कोविड-19 के कारण जो है कहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई उसे सुनिश्चित करने के लिए इसे वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर को विकसित किया है। इसे किसने विकसित किया है? क्या ये IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर या IIT मद्रास ने? तो सही उत्तर है दोस्तों IISc बेंगलोर ने अभी इसे बनाया है। तो क्या होगा इस उपकरण से? इस उपकरण को सूचना प्रौद्योगिकी एवं नेटवर्किंग के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी सिस्को जो है, सिस्को के कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व में, मतलब कि CSA के तहत जो है, CSR के तहत जो है इसे विकसित किया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें 10 मापदंड रखे गए हैं, उसमें 10 के 10 नंबर, मतलब कि कुल 100 अंक दिए गए हैं, और उस 100 अंक में जिसको जितना जितना वेटेज प्राप्त होता है उसके अनुसार ये कहा जाएगा कि वो वर्क प्लेस जो है काम करने के लिए रेडी है या नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सब लोगों का इस तरह से इंडिकेट कर देंगे तो इसमें पता चल जाएगा, एक संस्थान अपने आप को दूसरे संस्थान से कंपेयर कर सकते हैं कि वो उनके बनिस्बत किस स्थान पर मौजूद है। तो ये हम लोगों ने देख लिया वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर के बारे में। 10वां सवाल देखें। पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी BP, फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम, कहाँ पर वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगी? क्या ये महाराष्ट्र में, नासिक में, पुणे में या भोपाल में? सही उत्तर है दोस्तों पुणे में ऐसा करने का उसने घोषणा की है। अब ऐसा करने का क्या मतलब है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है, वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र, मतलब कि एक व्यापार सेवा केंद्र से क्या होता है, सबसे पहले तो रोजगार वहाँ पर सृजित होगा, साथ ही साथ इस कंपनी का वैश्विक व्यापार बढ़ेगा, तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ेगा, तो उस तरीके से सारी चीज़ों का ग्रोथ होगा। तो इस तरह से BP ने क्या किया है, भारत पेट्रोलियम ने अभी पुणे में जो है वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये थे 19 जून के 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब देखते हैं कल जो सवाल आपको पूछा गया था, हाल ही में UNCTAD अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार FDI पाने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत किसने 9वें स्थान पर है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने विस्तृत में जवाब दिया था। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सवाल आपसे यहाँ पूछा जाता है अंत में उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें जितना आपको आता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे दिमाग में फिट हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे से याद आपको रह जाएगा। तो अब आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां, 42वां, 43वां या 44वां? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, अपने पढ़ने वाले फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर पढ़ने वाले किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।